इसमें हायर बेंच इसकी सुनवाई करेगी और उसमें सिर्फ 2 जजेस थे, इसमें 5 जजेस थे। इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग हो सकेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे और उनके साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस बैठेंगे। उनका डिसाइसिव रोल है कि हमें सभी शिक्षकों को पता भी है कि ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। रेट्रोस्पेक्टिव बैकवर्ड्स में जाके बैकयार्ड्स में जाके ये कानून लागू, जाहिर सी बात है कि चीफ जस्टिस साहब हमें हमारी बातों को सुनेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें रिलीफ क्रिएटिव पिटीशन में जाने का फैसला किया। मींस हायर बेंच में 5 जितने भी टीचर हैं वो पहले के 2014, 15, 16 उससे पहले के अपॉइंटी हैं, तो लिहाजा ये कानून जो है उन उस्तादों के ऊपर लागू नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भास्कर तिवारी। नवोदित भास्कर में आपका स्वागत है। डेटा अनिवार्यता को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फैसले के बाद तमाम सरकारी शिक्षक जो देश भर के वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब सुप्रीम कोर्ट खुले और उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन की प्रक्रिया शुरू की जाए। इन सब के बीच में महत्वपूर्ण बात यह है कि क्यूरेटिव पिटीशन पहली जो है वो अब दायर कर दी गई है और इस विषय को जानने के लिए कि आखिर क्यूरेटिव पिटीशन जो दायर की गई उसमें किन किन बातों को महत्वपूर्ण तरीके से रखा गया है जिसके आधार पर आगामी समय में शिक्षकों को राहत मिल सकती है। तो इन तमाम विषयों को समझने के लिए हमारे साथ याचिका दायर करने वाले प्रीतम सिंह धीमान जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसी के साथ इस पूरे मामले की जो पैरवी करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सरकारी शिक्षकों का पक्ष रखेंगे, वो वकील भी हमारे साथ सूर्यदेव सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले वकील साहब मैं आपके पास आता हूं और ये समझता हूं कि ऐसा क्या है इस क्यूरेटिव पिटीशन में जो आपका जो पिछली बार जो सुनवाई हुई थी, यानी कि रिव्यू पिटीशन जो हुई थी और उसके बाद जो फैसला आया था उसको ध्यान में रखते हुए उससे इतर फैसला ही आ जाएगा। ऐसा इसमें इसलिए है कि इसमें हायर बेंच इसकी सुनवाई करेगी और उसमें सिर्फ 2 जजेस थे, इसमें 5 जजेस थे। 2 जजेस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग हो सकता है, वो एक किसी भी चीज के लिए डिनोट कर सकते हैं उस चीज को, लेकिन जब 5 जजेस बैठेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे और उनके साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस बैठेंगे, उनका डिसाइसिव रोल रहेगा कि इसमें क्या करना चाहिए। और जैसा कि हमें सभी शिक्षकों को पता भी है कि ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। रेट्रोस्पेक्टिव बैकवर्ड्स में जाके बैकयार्ड्स में जाके ये कानून लागू हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि चीफ जस्टिस साहब हमें हमारी बातों को सुनेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें रिलीफ देंगे। आप पूरी उम्मीद है रिलीफ देंगे इस पूरे मामले पर। जैसा कि आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, जी सर, आप विशेष राज्य प्राप्त पहले से ही हैं और जिस तरीके से आप इसके पहले भारत के इन तमाम कानूनों से अलग आप है ना, अब आपके ऊपर जो फैसला आया है बतौर ये आया है कि आप जो अभी केंद्र शासित राज्य बने हुए हैं उसके बिहाफ पे आपके ऊपर फैसला आया है, तो आप पहले के नियमों से अलग थे और अब आपके ऊपर ये नियम लागू किया जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं और इस आपने जो क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया इसको किस तरीके से उसमें इंगित किया है? जी, सबसे पहले आपका नमस्कार, आपका वेलकम करते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर की तरफ से पूरे जो टीचर्स हैं वो 77,000 हैं, तो उन सब की तरफ से जो हमने पहले रिव्यू पिटीशन दायर की थी तो थोड़ा उसमें हम देरी की थी, लेकिन 46 नंबर था, वो भी हमारी अध्यक्षता इसकी रिव्यू पिटीशन की AOR हमारे एडवोकेट ऑफ ऑन रिकॉर्ड जो पृथ्वीराज चौहान सर थे और एडवोकेट हमारे सूर्यदेव सिंह सर थे, तो इनके द्वारा ही वो भी रिव्यू पिटीशन दायर की गई। तो पिटिशनर मैं उसका खुद प्रीतम कुमार धीमान एंड अदर्स जितने भी हमारे टीचर्स आते हैं जम्मू व कश्मीर के, लेकिन उसका जो जजमेंट हुई, जब उसके ऊपर जो ओपन कोर्ट में हियरिंग हुई उसके बाद जो जजमेंट हुई, जजमेंट में सिर्फ सभी के साथ हमें पूरे हिंदुस्तान के साथ एक ही जजमेंट आई, उसमें सिर्फ हमें 1 साल का ही एक्सटेंशन मिला। कहने का मतलब पहले जजमेंट ये थी कि 2 साल के अंदर सभी टीचर्स हजरात जितने भी हैं पूरे हिंदुस्तान के उनको 2 साल के अंदर क्लियर करना है, लेकिन बजाय उसमें जाने के बाद हमें 1 साल का मिला के आप 28 तक इसको कंप्लीट कीजिए, लेकिन उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हुए। क्योंकि टीचर जो होता है पहले तो उसकी योग्यता के ऊपर सवाल प्रश्न चिन्ह करने की हमें जरूरत नहीं है, तो दूसरा ये है कि उसके बावजूद जब हमें लगा कि हम उससे सेटिस्फाई नहीं है 77,000 टीचर, तो हमने क्रिएटिव पिटीशन में जाने का फैसला किया। मींस हायर बेंच में 5 जजेस के बीच। लेकिन उसमें मेन मुद्दा ये आता है कि आपका आने का मकसद क्या है। जम्मू कश्मीर के क्रिएटिव में पहले आने का मकसद क्या है कि वहां जो है धारा 370 थी, आर्टिकल 370 था। अब जो RET एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2019 के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में लागू होता है, लेकिन 2019 के बाद वहां रिक्रूटमेंट
हुई ही नहीं है। तो लिहाजा जितने भी टीचर हैं वो पहले के 2014, 15, 16 उससे पहले के पॉइंट ही हैं। तो लिहाजा ये कानून जो है उन उस्तादों के ऊपर लागू नहीं होता है, जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता है। तो इस लिहाज से हमने मुनासिब समझा कि हम क्यों ना हायर बेंच में 5 जजेस के बीच अपने इस पक्ष को रखें, ताकि टीचर जो है 70,000 टीचर जम्मू कश्मीर के हैं, हम उनकी जॉब स्कोर कर सकेंगे। आप दोनों लोगों से मेरा एक वो मूल प्रश्न है कि आप लोग ये तो बात कर रहे हैं, एक अनुकंपा नियुक्ति वाला मैटर है। अनुकंपा नियुक्ति में बहुत सारे ऐसे शिक्षक भर्ती किए गए जिनके पिताजी शिक्षक रहे हैं या शिक्षा विभाग से जुड़े रहे हैं, उनकी नियुक्ति हुई और 12th पास है। अब वो टेट के जो एलिजिबिलिटी है उसके दायरे में नहीं आते, फॉर्म अप्लाई करने के भी दायरे में नहीं आते, और उनकी नौकरी भी अच्छी खासी हो चुकी 24-25 साल की। तो ऐसे में उन लोगों के लिए भी क्या इस क्यूरेटिव पिटीशन में कुछ राहत की बात कही गई है? जी, सबसे पहले मैं तो ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा, मैं अपने जम्मू कश्मीर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि क्रिएटिव जो सीरियल नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर की दायरे मैं उसके बारे में बताता हूँ। जम्मू कश्मीर में यह है कि सभी जो ट्रेंड टीचर्स हैं, जो ट्रेंड टीचर होता है उसमें ऑलरेडी हमारे यहाँ सर्विस रूल के मुताबिक वहाँ टीचर्स को BEd कराया जाता है या DEd करवाया जाता है, तो वो एक प्रोफेशनल डिग्री होती है। तो उसके बाद सभी प्रोफेशनल है। इस वक्त कोई भी 10+2 का वाला टीचर वहां पे नहीं है। सभी रहबरे तालीम जो एक सर्व शिक्षा SS एक स्कीम थी, उसके तहत हमारे जम्मू कश्मीर में भी टीचर्स की अपॉइंटमेंट तैनात हुई और 5 साल के लिए उन टीचर्स को टेम्परेरी बेस पे रखा गया। और 5 साल के बाद एक वहां पे नियम था कि 5 साल की जब उनकी सेटिस्फैक्ट्री सर्विस होती है, आफ्टर 5 ईयर दे आर रेगुलाइज्ड एज जनरल लाइन टीचर। वो हुए, उसके बाद जनरल लाइन भी हुए, लेकिन कहने के बाद वो लोग कुछ शुरू में थे 10+2, लेकिन समग्र शिक्षा की तरफ से सभी को ये इस दायरे में लाया गया और सभी को जो है BEd करवाया गया। इस वक्त जम्मू कश्मीर में सभी ट्रेंड टीचर्स हैं, सारे मैक्सिमम BEd MAd टीचर्स हैं, वहां पे कोई ऐसा टीचर नहीं है जो 10+2 है सर। और रही बात दूसरी के क्वालिटी एजुकेशन लाने के लिए पहले ही सर समग्र की तरफ से SS जो स्कीम थी उसकी तरफ से काफी सारी ऐसी क्वालिटी एजुकेशन को लेकर ऐसी ट्रेनिंग दी गई है टीचर्स को, तो वो ऑलरेडी हो चुका है। हाँ बिल्कुल, आप इस कानून को अगर लाना चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन के, मोस्ट वेलकम, आप इसको ट्रेनिंग बेसिस पे लाइए, एक या नई रिक्रूटमेंट उसके लाइए, या आप किसी को प्रमोशन करते हैं, किसी को टीचर से मास्टर बनाते हैं, तब लाइए। लेकिन इसमें एक ही पॉइंट है इस जजमेंट में जो है कि जो टेट क्लियर नहीं कर पाएगा वो उसको रिटायर्ड किया जाएगा फ्रॉम द सर्विस। ये कोई बहुत बड़ा एक अन्याय है एक टीचर्स के साथ, जिसकी सर्विस 35 साल हो गई, किसी की 30 साल हो गई, कोई 22 साल हो गई, तो जब उसके बाद उसको कहा जाएगा अगर आप टेट क्लियर नहीं करते हो तो आप सर्विस से बाहर निकाल दिए जाओगे, ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। तो इसलिए हमने इसके लिए अपना पक्ष रखने के लिए ये क्यूरेटिव पिटीशन जो हायर बेंच में दायर किया सर। वकील साहब, मैं अब आपके पास आता हूं और मेरा पहला सवाल ही अब ये होगा कि इसमें 3-2 का अनुपात होगा, यानी 2 जज ये पहले के होंगे जो इस फैसले को दिए हैं, 2 और बाकी के 3 जज जो होंगे वो नए होंगे। CJI तो एक फिक्स है, बाकी के 2 नए जज जो आएंगे वो 2 सीनियर मोस्ट सीनियर जज होंगे। जो देखिए यहाँ पे ये चीज है कि कैसे कन्विंस करेंगे इन 3 जजों को, क्योंकि जरूरत 3 जजों को कन्विंस करने की, तो कौन कौन से फैक्ट होंगे जो आप रखेंगे इस क्यूरेटिव पिटीशन? सिंपली इसमें हम RT एक्ट को रखेंगे। RT एक्ट में जो टेट मैंडेटरी का कोई प्रावधान पहले नहीं था, कोई भी कानून रेट्रोस्पेक्टिव में जाके लागू नहीं हो सकता। वहाँ के जो फुलफिल जो स्टैंडर्ड थे उस समय जब उनकी भर्तियां हुई थी, उन सभी को जो बोर्ड के द्वारा भर्तियां हड़ताएं जो पूरी की गई थी, सभी एक हड़ताएं हमारे सभी शिक्षक भाइयों ने पूरी की थी। अब उसके बाद बैकअर्स में कानून जाके कैसे लागू हो जाएगा? जो 2017 का RT एक्ट अमेंडमेंट एक्ट है उसमें प्रोवाइजो 2 में जो एवरी टीचर मस्ट बी, जिसको NCT ने क्लियर नहीं किया और उसमें मेंशन कर दिया कि एवरी टीचर मस्ट बी पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन, उसमें उसको ना क्लियर करने की वजह से उसी को ऑनरेबल कोर्ट ने कंसीडर करके ये निर्णय सुनाया कि 2017 में अमेंडमेंट कर दिया। बट ऐसा अमेंडमेंट भी अवैध है और कोई भी ऐसा कानून रेट्रोस्पेक्टिव में जाके लागू नहीं हो सकता। बहुत वेरियस जजमेंट है इस वजह से, और खासकर जम्मू कश्मीर के लिए तो नहीं। आप अभी पूछ भी रहे थे कि जम्मू कश्मीर की कैसी स्थिति अलग है, तो मैं बस एक ही बात कहूंगा कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसमें बनाए गए बिल्डिंग से, बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर से, बनाए गए रोड हाईवे से नहीं होता। ये उससे भी होता है, लेकिन उससे केवल अकेले दम पे उससे एक राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। राष्ट्र का निर्माण एक क्लासरूम में एक छोटा सा बच्चा जो बैठा होता है और जो एक शिक्षक चाक और डस्टर लेके उसे शिक्षा देता है, उसे अपनी प्राइमरी की चीजें, प्राइमरी एजुकेशन देता है, वहां से एक राष्ट्र निर्माण का जो है दरवाजा खुलता है। और आज हम यहाँ सिर्फ लीगल लड़ाई के लिए धीमन जी नहीं उपस्थित हैं, आप राजकुमार जी यहाँ सिर्फ लीगल लड़ाई के लिए नहीं उपस्थित, ये पूरे जम्मू कश्मीर के 70,000 शिक्षकों के अस्मिता की, शिक्षकों के सम्मान के लिए यहाँ खड़े हैं।
उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, पूरे देश में जो मूलभूत सुविधाएं जो है शिक्षकों के लिए, वो जम्मू कश्मीर में प्रिविलेज है। जम्मू कश्मीर इतना सुदूर इलाका है, बॉर्डरिंग स्टेट है, डिकेड से, दशकों से वहां पे सर्जेंसी चालू है, और जो है वहां पे वो जम्मू कश्मीर सफर कर रहा है। टेररिज्म का कितना ज्यादा हक है, और वहां का जो टेम्परेचर है इतना बर्फबारी के बीच में, और वहां की सिचुएशन अन्य स्टेट मेन लैंड से बिल्कुल जम्मू कश्मीर की अलग है। पाकिस्तान बार बार अटैक करता है। ऐसी परिस्थितियों में एक टीचर वहां पे जा रहा है, और जहां कोई इंटरनेट नहीं, आज पूरी दुनिया इंटरनेट से जुड़ चुकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब तक 370 लगा, इवन आज की भी कंडीशन मैं बताता हूं, आज भी वहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है। आज भी वहां बेसिक मूलभूत सुविधाओं के लिए शिक्षक संघर्ष कर रहा है। आज तक शिक्षक हर चीज, हर काम जो एक शिक्षक के अलावा हो सकता था उसने किया। कभी भी उसने अपने हक की लड़ाई, अपने हक का सम्मान नहीं मांगा जम्मू कश्मीर का शिक्षक। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है कि आज जम्मू कश्मीर को भी उसी चश्मे से देखा गया जिस चश्मे से अन्य स्टेट को देखा गया है। ये जम्मू कश्मीर इतना वल्नरेबल स्टेट रहा है, इतनी सफरिंग झेली है, इतनी सारी सिचुएशन। वहां तो हर स्टेट में तो ये सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके लिए, जो है मैं बताना चाहूंगा कि उनके लिए बढ़िया स्कूल्स हैं जहां पे टीचर पढ़ाते हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, पानी है। जम्मू कश्मीर में तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि छत के नीचे जाके बच्चों को पढ़ा जाए, वो करा जाए। इतने रिमोट एरियाज है कि 18-18 किलोमीटर घाटियों में लोग शिक्षक जाते हैं पढ़ाने, और एक बच्चे को एक नई दिशा देते हैं, और उसके बदले ये सारी चीजें मिलती हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है। और मैं सरकार को भी ये कहूंगा कि आज तक सरकार ने 1.5 से 2 महीने होने को चले, उस जजमेंट को, रिव्यू पिटीशन का कोई भी किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया गया। आप बताइए, आप कैसे जो है उम्मीद कर लेंगे कि, इसलिए जम्मू कश्मीर अलग है। जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां अन्य राज्यों से शिक्षकों की अलग है, और इसीलिए हम पूरी मजबूती से माननीय न्यायालय के सामने इन सारी तथ्यों को, मैं कानूनी पहलू पर आता हूँ जी। कानूनी पहलू पर मुझे 2 बात बताइए जी। क्या आरटीई एक्ट को क्यूरेटिव पिटीशन में चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल। और उसमें चूंकि ये बात कही जा रही है कि आरटीई एक्ट को अभी तक कभी भी चैलेंज नहीं किया गया है, तो फिर उस एक्ट से जिससे सरकारी शिक्षकों की इतनी समस्या आ रही है और राष्ट्रव्यापी तौर पर आ रही है, तो फिर क्यूरेटिव पिटीशन में ही आरटीई एक्ट को क्यों नहीं चैलेंज किया? आरटीई एक्ट की बिल्कुल बात करेंगे उसमें। आरटीई एक्ट के हम जो मुद्दे हैं, जो आरटीई एक्ट में एनसीटी ने मुद्दे दिए हैं 2010 में जो उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उसकी तो हम बिल्कुल बात करेंगे। मेन तो आरटीई एक्ट की ही वजह से ये सारी चीजों का, ये जो जजमेंट है इसका जन्म हुआ है। तो हम बिना उसको लाए, हमने तो उसको पिटीशन में बकायदे प्रिसाइसली उसमें हमने डाला भी है, तो उसका तो हम बिल्कुल विरोध करेंगे। क्योंकि जो 2017 अमेंडमेंट एक्ट है उसको सरकार क्लियर करे, उसमें सरकार पूरा क्लैरिफिकेशन दे। किसी भी प्रकार का क्लैरिफिकेशन सरकार के द्वारा नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। और जम्मू कश्मीर में तो आरटीई एक्ट 2019 में लागू हुआ है, और इन सब के जितने भी 70,000 शिक्षक हैं उनका जो है नियुक्ति 2019 के पहले हुआ है। बहुत कम है ना धीमन जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कम मात्रा है कि इससे पहले की है। बिल्कुल कम लोगों की ही जो 2019 के बाद की हुआ ही नहीं कोई भर्तियां। तो आरटीई एक्ट तो वहां उस समय लागू हुआ, और इतनी ज्यादा परेशानियां झेला, 370 रहा वहां पे। हर जगह जो एक मूलभूत चीजें हैं यहाँ पे इनके लिए प्रिविलेज है, इनके लिए तो बेसिक एमिनिटीज भी वहां पे इनके लिए अवेलेबल नहीं, बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। हर प्रकार की ये चीजें इनको सफर करना पड़ता है। उसके बावजूद ये इतने मजबूत हैं जम्मू कश्मीर के जितने भी शिक्षक हैं, उनको मैं ये कहूंगा कि वो अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए वो लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं अपना। तो ये भावनात्मक पहलू। इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ा जी। जो ये फैसला आया 29 मई का, 29 मई के जो फैसले को है, इसको भी चैलेंज किया जा सकता है क्या? नहीं, रिव्यू पिटीशन के ही विरुद्ध हम क्यूरेटिव जाते हैं, तो बिल्कुल वो बिल्कुल सही बात है कि हम क्यूरेटिव में उसी रिव्यू पिटीशन को ही चैलेंज करते हैं। तो जाहिर सी बात है हम उसी को चैलेंज कर रहे हैं जो फैसला आया। इसीलिए तो हम हायर बेंच में जा रहे हैं, जिसमें जो मेन रोल होता है वो 3 जजों का होता है। 2 जजों को तो सिर्फ कॉपी सप्लाई होती है जिन्होंने रिव्यू पिटीशन में हमारे अगेंस्ट में ऑर्डर दिया है। 3 जजों का रोल होता है, उसमें सीजेआई होते हैं, उसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, जैसे कि हमारे सूर्यकांत सर होंगे, जस्टिस सूर्यकांत जी, और पहला ये नागारत्ना, बीवी नागारत्ना जी, और जस्टिस विक्रम नाथ। ये तीनों परिवार की महत्वता को समझते हैं। ऐसे फैसले से न जाने कितने शिक्षक बीमार हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, और वो केवल तनाव में है। वो बच्चों में कैसे ध्यान दे पाएंगे? उनका समय तो पूरा तनाव में है, उनकी सिक्योरिटी है, लोन है, कार का लोन है, गाड़ी का लोन है, बच्चों की फीस है। उन्होंने इतने तामझाम बांध दिए है, उन्हें क्या अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा होगा। तो उस तनाव को समझेंगे, और परिवारों बहुत पारिवारिक हैं, और किसान हमारे सीजेआई साहब तो किसान
परिवार से संबंधित है और वो जानते हैं कि परिवार क्या होता है। इसमें तो करोड़ों लोगों का परिवार टूट जाएगा, तो इसको हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें हमें बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। हो सकता है कि एक पक्ष और निकल कर आता है जी, अगर विभागीय पेपर ले लिया जाए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तैयारी भी चल रही है, मध्य प्रदेश में भी इसकी सुगबुगाहट और कई राज्य कह रहे कि विभागीय पेपर लेकर के हम ये कर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट की बात भी रह जाएगी और इनका पेपर भी हो जाएगा, ये एलिजिबिलिटी अपनी पास कर लेंगे। इसको दोनों लोग, मैं आप लोगों से चाह रहा हूँ कि दोनों लोग अपने अपने चश्मे से बताइए मुझे कि कितना सही होगा ये फैसला। बताइए जी बिल्कुल। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, हम उसका वेलकम करते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन लाना चाहते हैं, लाइए, हम चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन लाइए। टीचर चाहता ही है कि क्वालिटी एजुकेशन के लेकर जो भी आता है, डायरेक्शन आती है, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। लेकिन इसके बीच हमें सिर्फ एक ही बात की कंफ्यूजन आ रही है कि जो इसमें एक लाइन रखी है कि जो इस टेट को क्लियर नहीं कर पाएगा वो रिटायर्ड होगा जाएगा फ्रॉम द सर्विस। ये वाला जो लफ्ज है इसको आप हटा दीजिए, बाकी वाला आप इसमें ऐड कर दीजिए। इसमें टीचर्स की परफॉर्मेंस रखिए, आपके टीचर किस लेवल पे टीचर ये फॉल कर रहा है, प्रमोशन के लिए रखिए उसको। हम नहीं कहते कि आप ले लीजिए, लेकिन ये वाला लफ्ज यहाँ से हटना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी मान सम्मान रह जाए और जो टीचर है उसकी जॉब भी बचनी चाहिए, हमारा यही कहना है। हम इसीलिए यही लेके आए कि ये जो कानून लाया जा रहा है, ये आरटी एक्ट जो है 370 जो था हमारे जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले नहीं लागू होता है, इसको जबरदस्ती इंप्लीमेंट किया जा रहा है। हमारी यही मांग है कि इसको नहीं लाया जाए, ये मांग है, ये क्लियर है। विभागीय टेट एक राज्य सरकार के लिए अच्छा पहलू हो सकता है, विभागीय टेट एक राज्य सरकार के लिए अच्छा पहलू हो सकता है, लेकिन जब ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि राइट टू क्वालिटी एजुकेशन को, कल को कोई भी आके ये चैलेंज कर दिया कि विभागीय टेट में जो मिनिमम पासिंग मार्क्स था स्टैंडर्ड पासिंग मार्क्स से कम करके दे दिया, तो इनकी तो क्वालिटी बची नहीं, इनको सबको पास कर दिया गया, तो फिर उसमें तो फिर चैलेंज किया जा सकता है ना, जिसके बिहाफ पे यहाँ जजमेंट आई है। राइट टू क्वालिटी एजुकेशन नहीं तो ओवर रूल्ड किया है राइट टू लाइवलीहुड को, आर्टिकल 16 को आर्टिकल 21 में ही तो अबॉलिश किया है, तो फिर वो चैलेंज भी तो हमारे पास बना रहेगा। वो राज्य सरकार कर रही है, अपने स्तर से कर रही है, बड़ी अच्छी बात है, उनकी सराहना करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर कल कोई विरोधी गुट का आ गया जो टेट पास किया हुआ है, जो स्टैंडर्ड के साथ, जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट का एनसीटी का उसके अनुसार अगर जो टेट पास किया है, वो कल को आके चैलेंज कर देगा विभागीय टेट वाले, क्या उनकी नौकरियों पे फिर नहीं खतरा होगा? बिल्कुल। तो ऐसी समस्याएं, ऐसे जो है पॉइंट आ सकते हैं, तो इसका सोल्यूशन सिर्फ ये है माननीय न्यायालय से क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से इसको रिवर्स कराना, और कोई भी इसका जो प्राइमरी सोल्यूशन है वो नहीं है। थोड़ा सा बात और आगे बढ़ा लेते हैं और ये बात ये कर लेते हैं कि न्यायपालिका के अलावा सरकारी शिक्षक जो हैं एक और अपने विकल्प पर तलाश रहे हैं कि अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला है, विधायिका के जरिए भी इस मामले पर एक अमेंडमेंट ला करके और फिर इसमें सुधार किया जाए। इसको आप दोनों लोग बताइए, वकील साहब आप भी बताइए और शिक्षक नेता आप भी हैं तो आप भी इसको बताइए, लेकिन वकील साहब सबसे पहले आप। नहीं, मेरा मानना यह है कि अगर इतने लोगों ने विरोध किया, शिक्षकों संघ के नेताओं ने मिले, कहीं भी एक भी सिंपल स्टेटमेंट किसी के द्वारा सिंपैथेटिक ग्राउंड पे भी नहीं दिया गया। कुछ 1-4 एमएलए को छोड़ दिया जाए, जैसे एक अपने उत्तर प्रदेश के एमएलए हैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी, वो कुछ मुद्दे उठा रहे हैं, प्रखर रूप से कोई भी पॉलिटिशियन इन मुद्दों को उठा नहीं रहा, उनके लिए टीचर कोई प्रायोरिटाइज नहीं रखते, और मेरे हिसाब से वहां जाना बड़ा कठिन है। एक तो विधायी प्रयासों के द्वारा तो ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये बदला जा सकता है और वो एक अच्छा माध्यम हो सकता है, लेकिन सरकार इस मंशा में नहीं है। सरकार बिल्कुल चाहती है कि जितने भी शिक्षक हैं वो सब निकले, ताकि हम उनकी जो है 1 लाख रुपए जो तनख्वाह वेतन दे रहे हैं, 80,000 दे रहे हैं, उसमें से जो टेम्पररी शिक्षक हैं 30-30 हजार करके 3-4 लोगों को भर्ती करके पढ़ाए और अपने जो कोर्स है उसको बचाए। इसका मेन मोटिव है। सरकार को तो बच ही रहा, सरकार को तो पता चल रहा है कि अगर ये निकलेंगे तो कल को हम ऐसी सुविधाएं, शिक्षा मित्र जैसी सुविधाएं लाएंगे और उसमें कम पैसों में 4-5 लोगों में सहूलियत के हिसाब से पढ़ाएंगे, और जो हमारा धनराशि कोष है सरकार का उसमें बढ़ोतरी होगी। तो सरकार की तो पूरी मंशा है प्राइवेटाइजेशन करने की। सरकारी नौकरियों के खिलाफ तो सरकार बिल्कुल जो है फूंक चुकी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो टेट पास भी कर चुके हैं और बड़े खुशी भी होंगे कि हमें कल को प्रमोशन अच्छा मिल जाएगा, ये टेट पास नहीं करेगा तो निकल जाएगा, उनके लिए भी खतरा टला नहीं है। यदि इसका अगर उन्होंने प्रॉपर इसका जो कोर्ट के माध्यम से इसको हटाया नहीं,
इसको रिवर्स नहीं कराया, अबॉलिश नहीं कराया, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है नियर फ्यूचर। तो सरकार की तो मंशा क्लियर है, 1.5 महीने हो गए, इतने शिक्षक संगठन धरने हो गए, कोई भी एक एजुकेशन मिनिस्टर तो छोड़ दो, एक स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर के भी मुंह से नहीं निकला कि हम शिक्षकों के हितों का ध्यान रखेंगे। क्योंकि सारे जो नेता हैं वो पार्टी लाइन पे काम करते हैं और कोई भी पार्टी लाइन से इतर बोलना नहीं चाहता। और पार्टी और जो वर्तमान सरकार की पूरी मंशा है कि हम जो ऐसा चल रहा है, हम सारा दोष कोर्ट पे डाल के हम अपने जो है कर्तव्यों से मुक्त हो जाए, बस ये। प्रीतम सिंह धीमान जी, मैं चाहता हूं कि आप भी इस पर प्रकाश डालिए। जी सर, हाँ बिल्कुल, आपने जो पूछा है, कि लेकिन विधायिका के जरिए क्या इसका समाधान निकाला जा सकता है, यानी मानसून सत्र के जरिए क्या इसका समाधान निकाला जा सकता नहीं, है? आपने पूछा, बिल्कुल। देखो, गवर्नमेंट होती है इलेक्टेड। अगर हमने किसी एमपीज को बनाया है तो हमने उनको इलेक्ट किया है, हमने उनको इलेक्ट इसीलिए किया है कि वो हमारी बात को आगे रिप्रेजेंट करेंगे, रखेंगे, जब हमारा कोई मसला बनेगा उस मसले को हल करवाएंगे। तो हमारी जितने भी एमपीज हैं, हमारी उनसे ये दरख्वास्त है भी और कर भी रहे हैं। हमारे शिक्षक संघ, बहुत से ऐसी संगठन वो कर रहे हैं कि हमारा इस मसले जो टेट का इश्यू बना हुआ है, सरकार जो है इसमें अमेंडमेंट लाए। वेलकम, हम चाहते हैं सरकार करे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो एक जजमेंट आई है, ये हाने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये सरकार के द्वारा तो दिया गया कोई आदेश नहीं है। इसीलिए पहला कर्तव्य यही बनता है कि जिस न्याय के मंदिर से ये आदेश निकला है, तो हमें अपने जस्टिस के लिए, अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए अपनी जो अर्जी है, अपनी जो दरख्वास्त है, वहां न्याय के मंदिर में रखनी है। तो हमने इसलिए पहला स्टेप लिया कि अगर लीगल तरीके से कोई अगर जजमेंट आई है तो उसका प्रॉपर भेजा है, लीगल तरीके से। अगर अदरवाइज सरकार अगर करती है, अमेंडमेंट लाती है, वेल एंड गुड, लेकिन वो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर लाएगी या नहीं लाएगी, इसके बारे में हम कुछ नहीं। हाँ, हमारा एक और प्रथम जो हमारा जो है विचार है, क्योंकि मैं भी एक रजिस्टर्ड फोरम से हूँ, जम्मू कश्मीर से, एक फेडरेशन से भी, रजिस्टर्ड फेडरेशन से। कहने का मतलब है कि ट्रेड यूनियन जो होती है वो टीचर्स के जब जितने भी एम्प्लॉय को जो जेन्युइन जो इश्यूज होते हैं उनको लेकर रिप्रेजेंट करते हैं सरकार के आगे। कहने का मतलब हम नहीं चाहते कि हम टीचर्स को सड़कों में लाए। टीचर्स का काम स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना है। क्या आप चाहते हैं कि टीचर रोडों में आए, सड़कों में आए? गलत है, क्योंकि उससे हमारे जो संविधान है या हमारा जो देश है, हम कहते हैं हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है। हम कैसे कह सकते हैं जब हमारा जो टीचर है वो सड़कों में जाएगा? हम कभी नहीं चाहेंगे। हम तो और सोसाइटी को भी, समाज को भी यही शिक्षा देंगे कि आप प्रदर्शनकारी ना बने, अपने देश को पीसफुली माहौल से रखें। लेकिन हाँ, ये एक लीगल तरीका है। यहाँ से हम न्याय के लिए अपनी अर्जी लगाई है। इनकी अध्यक्षता में AOR साहब जो हमारे पृथ्वीराज चौहान जी और एडवोकेट सर सूर्यदेव सर, इनके आगे हम इन्होंने केस जहाँ फाइल किया है और हमें उम्मीद है कि जहां जस्टिस मिलेगा, क्योंकि ये न्याय का मंत्र है, न्याय के मंत्र से ही न्याय मिलता है, न्याय था। तो हम आपके जब माध्यम से भी ये सरकार को भी अपनी दरख्वास्त करते हैं, अर्जी करते हैं कि अगर आप इसमें अमेंडमेंट लाते तो जल्द से जल्द लाइए, ताकि ऐसा ना हो कि 2028 का जो टाइम है वो खत्म हो जाए और आगे जो जितने भी शिक्षक हैं, 25 लाख हमारे हिंदुस्तान के, उनका जो फ्यूचर है वो डार्क हो जाए, उनकी फैमिली जो है वो अंधेरे में चले जाए और वो टीचर कोई ऐसा स्टेप ना ले लें जिसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आ जाए। तो हमारी यही है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि लीगल तरीके से ही हमने केस फाइल किया है और जजमेंट भी लीगल ही आई है। ये सर, तो बिल्कुल यहाँ पर सरकारी शिक्षकों ने साफ कर दिया कि लीगल तरीके से क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर रहे हैं और उस पर उम्मीद उनको ये है कि जब ये 5 जजों की बेंच यानी सुनवाई करेगी, जिसमें CJI अध्यक्षता करेंगे, तो उनको उम्मीद इसी बात की है कि उनको न्याय मिल जाएगा। सवाल बड़ा है कि अभी सरकारी शिक्षकों की तादाद कितनी ज्यादा बढ़ती है कि क्यूरेटिव पिटीशन दायर करते हैं। ये तो आप सभी लोग मानते होंगे कि जितनी ज्यादा तादाद में अगर क्यूरेटिव आएगी तो उतना ज्यादा लोग आएंगे, उतनी ज्यादा रिलीफ मिलने की और संभावना है। जी, तो बिल्कुल भाई, आप शिक्षकों के ऊपर निर्भर करता है, आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है कि आप कितने जल्दी और कितने तेजी से आप क्यूरेटिव पिटीशन में आते हैं और उसके बाद अपने इंसाफ की लड़ाई को मजबूती देते हैं। फिलहाल इन लोगों के तरफ से जो बातें कही गई हैं वो उस पर आपकी जो अपनी राय है वो साझा कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें वो प्रश्न भी कमेंट में लिख भेजिए। हम उस प्रश्न को जरूर, यहाँ पर जो कानून के जानकार हैं, ऐसे वकील जो हैं, उनसे हम जरूर प्रश्न पूछेंगे। सुखदेव सिंह सर और प्रीतम सिंह धीमान सर, और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा निकाला और नवोदित भास्कर से बातचीत की। और आप लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। नमस्कार।